नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी सेकेंड बुक, जिसका नाम है भारत की खोज। और इस बुक को हम काफी समय से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा अभी 7th चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है अंतिम दौर 2। तो देखिए, हमने यहाँ पर इससे पहले जो हमारा चैप्टर पढ़ा था अंतिम दौर 1, वहां पर हमारी 19वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी। हमने 19वीं शताब्दी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने जो अब हम 19वीं शताब्दी के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह के परिवर्तन यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह के चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे लोगों के जो है माइंड, कैसे लोगों के विचार जो है बदल रहे हैं। और फिर इस बीच ही कैसे जो अलग अलग लोग आए और जो दोनों तरह के विचारों को रखते थे, यानी कि उन पर अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति का भी बहुत ही अच्छा प्रभाव था। और साथ ही वो नई चीजें, यानी कि जो ब्रिटिश शासन के जो अंग्रेजी साहित्य था उसको भी वो जानते थे, उसको भी वो पढ़ते थे, उसको समझते थे। तो दोनों चीजें यहाँ पर चल रही थी साथ में। कुछ लोग यहाँ पर आए, जैसे हमने यहाँ पर गांधी जी के बारे में, जो लास्ट सेशन हमारा था उसमें हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा था। एक बार आप देख सकते हैं इस चैप्टर को कि क्या कुछ हमने यहाँ पर गांधी जी के बारे में पढ़ा। अंतिम दौर 2 हमारे चैप्टर का नाम था अंतिम दौर 2। और इसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद। तो राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद, इन दोनों शब्दों का अर्थ मैंने आपको बताया था कि क्या होती है राष्ट्रीयता और क्या होता है साम्राज्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर हमने राष्ट्रीयता के बारे में आपको बताया कि राष्ट्रीयता होती है अपने देश के प्रति निष्ठा, अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के जो नियम बने हुए हैं, अपने देश के कानून जो बने हुए हैं उनके लिए समर्पण या उनको फॉलो करना प्रॉपर तरीके से। तो और साम्राज्यवाद में मैंने यहाँ पर बताया था कि जो दूसरों के देश पर या दूसरों पर जो है एक तरह से अधिकार करते हैं, कंट्रोल करते हैं दूसरों की व्यवस्था पर। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर बातें चल रही हैं, इन दोनों का यहाँ पर बात है, विषय है। और इसमें जो बताया था यहाँ पर कि किस तरह से मध्य वर्ग जो है उस टाइम पे बहुत ज्यादा बेबस था, मध्य वर्ग की बेबसी के बारे में बताया है और गांधी जी के आगमन के बारे में बताया है। तो देखिए, यहाँ पर हमने गांधी जी के आगमन से क्या क्या परिवर्तन हुए, किस तरह की चीजें आई। देखिए, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि जब जो विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध, तो राजनीति के कारण जो है बहुत राजनीति जो थी वो उतार पर थी। उस टाइम पे काफी सारी चीजें वो उतार पर क्यों थी? क्योंकि जो कांग्रेस का तथाकथित नरम दल और गरम दल थे वो क्या हो गए थे? विभाजित हो गए थे। युद्ध के कारण जो है एक तरह से नियम, और युद्ध काल में जो अलग से नियम लागू किए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे, रोके लगाई गई थी। उस कारण क्या हुआ था? उस कारण जो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल थे वो क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे और राजनीति उस टाइम पे उतार पे थी। तो इस यहाँ पर जब गांधी जी आए, तो सबसे पहले गांधी जी के आने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो समाप्त होने के बाद भी देखिए, जब समाप्त हुआ है तो उसके बाद उन्नति होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अशांति के शांति के परिणाम स्वरूप एक तरह से देश में राहत और प्रगति के बजाय, कि उस टाइम पे जब विश्व युद्ध शांत हो गया था तो राहत होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, लेकिन दमनकारी कानून हुए और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। तो इस तरह से किसान वर्ग दब्बू और भयभीत था। बहुत एक तरह से जो गरीब था ना, जो निम्न वर्ग के लोग थे, वो और ज्यादा पिस चुके थे, और ज्यादा दब चुके थे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो ब्रिटिश शासन है, उन्होंने जो जमींदारी का एक नया जो जमींदार खड़े किए थे और जो बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने तरीके से जो नियम बनाए थे, उस कारण हमारे देश के लोगों में बहुत ज्यादा उनकी बहुत ही ज्यादा दुर्दशा किसानों की और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी हो चुकी थी। तो जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि जब गांधी जी का आगमन हुआ तो वो बिल्कुल कैसे आए,
हमारे देश के लिए वो एक ताजे हवा के झोंके की तरह आए। जैसे होता है ना, इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो उस टाइम पे बिल्कुल एक ताजे हवा का झोंका जब आता है तो वो हमें क्या करता है, जगा देता है। तो बिल्कुल वही हुआ कि गांधी जी उस टाइम पे एक ताजी हवा के झोंके की तरह आए, जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने योग्य बनाया, जिसने चारों तरफ फैलकर हमें गहरी सांस लेने योग्य बनाया। और वो ऐसा नहीं था कि वो ऊपर से अवतरित हुए थे, तो ये गांधी जी जो थे वो भी हम करोड़ों भारतीयों के बीच से ही आए थे। और उन्होंने उनकी जो शिक्षा थी उसका सार था निर्भयता और सत्य। उनकी शिक्षा का सार क्या था, यानी कि जो भी वो कहते थे, जो भी वो कहना चाहते थे, उन सबका जो निचोड़ था, उन सबका सार जो था वो था निर्भयता और सत्य। तो यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ था कर्म, और वो हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर नजर रखते थे कि जो हमारे देश की आम जनता है, हमारे देश की सामान्य जनता है, उसके बारे में उनका ध्यान रखते थे, उनकी खुशहाली का ध्यान रखते थे। तो इस तरह से शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय। जो अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश शासन था, उनके अधीन रहकर, ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर जो सबसे मेन चीज थी वो था भय, यानी कि डर। कैसा डर, जो हर टाइम बना रहता था, व्यापक दमनकारी डर, दम घोटू भय, सेना का भय, पुलिस का भय, दूर दूर तक फैले हुए खुफिया विभाग का भय, अफसरों और जमींदारों के कारिंदों का भय, साहूकार का भय, बेकारी का भय, और और भूखमरी का भय जो हमेशा करीब खड़ा रहता था। तो इस तरह बहुत सारी चीजें थी, और इस तरह से लोगों के ऊपर से ये भय का काला जो है लबादा उठ चुका था। अब जो गांधी जी हैं उन्होंने सबसे पहले कहा कि लोगों को हमें निर्भय होना चाहिए। गांधी जी की दो शिक्षा थी कि वो अहिंसावादी थे और सत्यवादी थे, हमेशा सच बोलते थे, और अहिंसा यानी कि हिंसा के खिलाफ थे, मारपीट के खिलाफ थे, लड़ाई झगड़े के खिलाफ थे। इस तरह की जो हत्याएं करते थे अंग्रेज, जो एक तरह से बिल्कुल मौत के घाट उतार देते थे, उन सब चीजों से वो बिल्कुल दूर थे, यानी कि वो ऐसी चीजों से बिल्कुल अलग थे। वो कभी भी चाहते थे कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें अहिंसा के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जैसे हमने कहा कि झूठ और लुक छिप कर काम करने की जरूरत कम होती गई। और क्यों कम होती गई, क्योंकि गांधी जी ने भारत के करोड़ों लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित किया। एक तरह से लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल लिया, क्योंकि एक तरह से ये सारी चीजों का प्रभाव, अब देखिए ये प्रभाव तो हुआ लेकिन देश के कुछ ही लोगों पर पड़ा, फिर भी जो प्रभाव था वो मिट गया, पर पूरी तरह से नहीं। अलग अलग लोगों में प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हुई, हर आदमी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब था। तो देखिए अब हमने यहाँ पर कहा कि फिर कैसे कांग्रेस कैसे सक्रिय हुई, लास्ट सेशन में ये हमने पढ़ा था। तो हमने बताया कि पहली बार जब कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया गांधी जी ने, तो उन्होंने तत्काल संविधान में पूरी तरह से परिवर्तन ला दिया। अब उन्होंने सबसे जो मेन काम किया उस टाइम पे कि किस तरह से, अभी देखिए हमने कहा कि जो कांग्रेस थी, जो राजनीति थी, वो क्या थी, बिल्कुल एक तरह से खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल नीचे बैठ गई थी। तो इस तरह से अब उन्होंने जब कांग्रेस का सक्रिय नेतृत्व किया, जब उन्होंने नेतृत्व किया कांग्रेस का, तो सबसे पहले उन्होंने संविधान में परिवर्तन किया और उसे क्या बनाया, लोकतांत्रिक बनाया, लोकतांत्रिक संगठन बनाया, लोक संगठन बनाया। तो जिसमें मैंने लास्ट सेशन में आपको लोकतांत्रिक या लोकतंत्र का अर्थ मैंने बताया था, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक है, शासन भी जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जनता का शासन यानी कि कोई भी आदमी जो किसी उच्च पद पर होगा वो जनता से ही आएगा, आम जनता से आएगा, आम जनता ही उसे चुनेगी और आम जनता के लिए ही वो व्यक्ति खड़ा होगा, उन्हीं के काम करने के लिए। ठीक है, तो वही जो एक तरह से परिस्थितियां, जो चीजें चल रही हैं वो आज तक चल रही हैं कि हम क्या करते हैं, छोटे लेवल पर पहले हम अपने ग्राम सभा के चुनाव करते हैं, उसके बाद हम एक तरह से अपने सांसद चुनते हैं, फिर इस तरह से धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और फिर हम एक उच्च
अपने देश के जो मुख्य आपके प्रधान जो हैं मंत्री, उनको हम चुनते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर चली। उन्होंने सबसे पहले यही चेंज किया और सबसे पहले जब उन्होंने इस तरह से लोगों आम जनता से उन्होंने लोगों को उठाना शुरू किया, तो सबसे पहले उसमें किसानों का प्रवेश उन्होंने लिया और विशाल एक किसान संगठन दिखाई देने लगा। मध्य वर्ग के लोग संख्या में छितर हुए थे, लेकिन उनका जोर काफी था। औद्योगिक मजदूर भी उसमें आए, और औद्योगिक मजदूर कौन से उसमें आए? वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत से आए, यानी कि जिसके पास अच्छा पैसा था, जिसकी अच्छी हैसियत थी, और उन्होंने कोई भी अलग संगठित रूप नहीं लिया, बल्कि वो उन्हीं के साथ मिलकर एक उन्होंने संगठन बनाया। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता, यानी कि हमेशा एक्टिव रहना है, सक्रिय रहना है। और इस सक्रियता जिसकी पद्धति जिसका आधार जो था वो थी शांतिपूर्ण पद्धति थी। अब तक जो विकल्प थे उनमें या तो केवल बातचीत करना या प्रस्ताव पारित करना था, लेकिन अब जो नई पद्धति थी इसमें एक तरह से दोनों तरीकों को एक तरफ हटा दिया। हिंसा के लिए विशेष निंदा की गई, यानी कि कोई भी हिंसा नहीं करेगा, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। और जो सक्रियता थी ना, ये जो सक्रियता यानी कि जो मेन मोटिव था गांधी जी का सक्रियता, उसका दोहरा आह्वान था। उसका आह्वान दोहरा था। कैसा? यानी कि वो एक चीज से दो फायदे लोगों को देना चाहते थे। दोहरा आह्वान था लोगों के लिए। ये कैसे? देखिए, पहला था विदेशी शासन को चुनौती देना और उसके मुकाबला करने की सक्रियता। देखिए, एक ये था कि अगर हम इस तरह से संगठित होंगे, इस तरह से हम अपना एक ग्रुप बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे, तो हम विदेशी संगठन से लड़ सकते हैं। विदेशियों से हम एक तरह से उनके सामने हम लड़ सकते हैं, उनके सामने हम अपनी बात रख सकते हैं। और दूसरा क्या था? अपनी खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध भी लड़ना। अब देखिए, एक था ब्रिटिश शासन से लड़ना, उस टाइम पे अंग्रेज सत्ता से लड़ना सबसे ज्यादा जरूरी था। और दूसरा था कि ये तब पॉसिबल होता, लोग तब आपस में नजदीक आते जब हमारी खुद की आंतरिक बुराइयां जो है, आंतरिक जो बुराइयां हैं, एक तरह से छुआछूत से संबंधित हो या ऊंच नीच से संबंधित हो, जाति प्रथा से संबंधित हो या किसी भी चीज से संबंधित हो। क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा एकता में बल है। अगर हम अपने अंदर ही अलग अलग चीजों के लिए लड़ते रहेंगे, अगर हम अलग अलग चीजों के लिए अपने अंदर ही एक विरोध बनाकर रखेंगे, तो फिर हम सामने वाले से नहीं लड़ सकते। लेकिन जब हम आंतरिक रूप से बिल्कुल आपस में मिले जुले हैं, हमारे विचार मिलते हैं, हम हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम सामने वाले को बिल्कुल चुनौती देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये दोहरा आह्वान था कि एक तो ब्रिटिश शासन से लड़ना है, इसलिए ये सब किया जा रहा था, और एक था कि अपने देश की जो अंदर आंतरिक सामाजिक बुराइयां हैं उन्हें दूर करना। फिर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता, जिनमें अल्पसंख्यकों की संख्याओं का हल करना, दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ साथ छुआछूत को खत्म करना। तो देखिए, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के लिए बुनियाद पर चोट की, और किस तरह से देखिए उन्होंने यहाँ पर जो रजवाड़ों के शान शौकत थे इतना अधिक प्रभावित करती थी कि बेहद उपहासास्पद थी, अभद्र, शर्मनाक लगने लगी। यानी कि ये सारे उसमें इकट्ठे हुए सब लोग। और कांग्रेस के पुराने नेता जो एक अलग राज्य निष्क्रिय परंपरा में पले थे, इन नए तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपना सके। अब देखिए, जो पुराने नेता थे कांग्रेस के, जो इस निष्क्रिय परंपरा में चले थे, यानी कि जिनका काम सिर्फ वार्ता करना था, जिनका काम सिर्फ एक तरह से नियम बनाना था, वो इस चीज में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाए। और एक तरह से क्यों यहाँ पर हमने कहा कि वो इतनी आसानी से, और आम जनता की इस उठान से उन्हें परेशानी हुई, क्योंकि उनका काम चल रहा था आराम से। वो चाहते थे कि जनता बिल्कुल इसी तरह की बनी रहे, कुछ समझे ना, कुछ सुने ना, अपने अधिकारों का ज्ञान ना हो, तो हम हमेशा ऊंचे स्तर पर बैठे रहेंगे, हम हमेशा ऊपर बैठे रहेंगे। लेकिन उन्हें जनता के इस आह्वान से बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बहुत परेशानी उन्हें थी। और देखिए, आम जनता की इस उठान से उन्हें परेशानी हुई, लेकिन हवा पूरे देश में बही और इन लोगों पर भी उसका नशा कुछ दूर तक भरा। तो देखिए, यहाँ पर हमने
बताया कि उन्होंने हमें गांव की ओर भेजा। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि चैप्टर लिखा गया है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, तो वो कहते हैं कि गांधी जी ने उन्हें गांव की तरफ भेजा और कर्म के इस नए संदेश को लेकर आने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई थी। यानी कि किसान झकझोर हो गया था और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई। और एक तरह से देखिए भावनात्मक अनुभव, वो कहते हैं कि हमें वो जो पहले भी हो चुके थे उन्हें बल मिला, और आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत ही सख्त थे। और इन्होंने सबको कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की, यानी कि जबरदस्ती कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की। उन्होंने क्या किया, इनमें से कुछ विचारों को कांग्रेस में बैठाने की कोशिश की। वे सावधानी से आगे बढ़े क्योंकि वो जनता को अपने साथ लेकर चलना चाहते थे। तो देखिए अभी तक जो है अब ये एक रणनीति बन रही थी, ये एक तरह से तैयार किया जा रहा था, पूरा माहौल बनाया जा रहा था कि किस तरह से जो है अब ब्रिटिश शासन के खिलाफ हमने उठ खड़े होना है। और बहुत से देखिए यहाँ तक लास्ट सेशन में पढ़ लिया है, और अब हम देखिए ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि क्या आज पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने कुछ चीजें रिवाइज की यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बताया है कि बहुत से लोगों ने उनके सभी विचारों को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी के जो विचार थे, तो बहुत सारे लोगों ने उनके विचारों को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों का उनके बुनियादी दृष्टिकोण से मतभेद था। कुछ लोग जो हैं उनको गांधी जी के बुनियादी दृष्टिकोण से मतभेद था। दो तरह से उनके विचारों का अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। हर बात की बुनियादी कसौटी यह थी कि उससे आम जनता का भला कहां तक होगा। हर बात की बुनियादी कसौटी क्या थी कि उससे आम जनता का भला कहां तक होगा। और दूसरे, यह लक्ष्य कि भले ही सही हो लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। और दूसरा यह लक्ष्य था, लक्ष्य भले ही सही हो लेकिन साधन महत्वपूर्ण होते हैं और हम साधनों की अनदेखी नहीं की जा सकती। जो भी साधन है, साधनों की अनदेखी यहाँ पर नहीं की जा सकती। ये हमें बताया था कि आपका भले ही लक्ष्य महत्वपूर्ण हो लेकिन आप किस तरीके से, किस साधन से उस लक्ष्य तक पहुंच रहे हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उस साधन की आप अनदेखी नहीं कर सकते। अब देखिए ये पूरा का पूरा चैप्टर गांधी जी के बारे में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी के आगमन के बारे में ही यहाँ पर बताया है, और उनके आने से क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंजेस हुए, वह यहाँ पर बताए गए हैं। तो अब देखिए गांधी जी जो थे वो मूलतः धर्म प्राण व्यक्ति थे। वो मूलतः धर्म प्राण व्यक्ति थे और अपनी अंतरतम गहराइयों से, यानी कि अपने अंतर मन से, अपने अंतरतम से वो क्या थे, हिंदू थे, अपने अंतरतम से। तो देखिए जैसे हमने बताया कि वो अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू थे। अंतरतम यानी कि जो हम कहते हैं ना अंतर आत्मा, अंतरतम की गहराइयों तक वो हिंदू हैं। लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। लेकिन धर्म संबंधी उनकी जो अवधारणा है, धर्म से रिलेटेड जो उनकी अवधारणाएं हैं, उन अवधारणा का किसी भी सिद्धांत या किसी भी परंपरा या किसी भी कर्मकांड से कोई भी संबंध नहीं है। उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वास से है जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी अवधारणा, किसी भी सिद्धांत, किसी भी परंपरा, किसी भी कर्मकांड को वो ठोस रूप से मानने वाले नहीं थे। देखिए वो अंतरतम की गहराइयों से हिंदू थे, वो प्योर हिंदू थे, वो अपने आप को प्योर हिंदू कहते थे। लेकिन उनका किसी भी अवधारणा या किसी भी सिद्धांत या किसी भी परंपरा या किसी भी कर्मकांड से कोई भी संबंध नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए उनका बुनियादी जो सरोकार है और नैतिक नियमों से मैं उनके दृढ़ विश्वास थे कि इंसान के अंदर नैतिक नियम होने चाहिए और बुनियादी सरोकार होने चाहिए। यानी कि एक इंसान को
समाज में रहने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना है, एक इंसान को अपने जीवन में क्या क्या चीजें करनी है। देखिए अभी आप क्लास 8 में, आपने 6 या 7 में गांधी जी का जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा कि किस तरह से वो कितने कट्टर थे अपने काम के प्रति कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। कभी भी जो उनका आश्रम था, साबरमती आश्रम, जहां पर वो रहते थे, आपने देखा होगा, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से वहां पर उस आश्रम में जितनी भी सब्जियां उगाई जाती थी, उस आश्रम के लोगों के लिए रोज जो खाना बनता था, वहां के लोग रोज ग्रुप बनाकर खुद खाना बनाते थे, खुद बर्तन धोते थे, खुद लकड़ियां काटते थे, खुद पूरा अनाज जो है खेत में उगाते थे, खुद गेहूं पीसते थे, चावल पीसते थे, चक्की पीसते थे। और गांधी जी ने कभी भी ये जो छोटे मोटे काम है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे उनके जो लोग थे उनसे मिलने आया करते थे, देश भर से लोग उनसे मिलने आया करते थे, तो गांधी जी कहते थे कि किसी भी इंसान को किसी भी काम को करने में कोई शर्म या कोई झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए कि वो कहाँ समाज में बैठा है तो उसको किस तरह का व्यवहार समाज के लिए करना है, किस तरह का व्यवहार उसको अपने आप में रखना है। तो वो पूरी तरह से इन चीजों पर दृढ़ विश्वास रखते थे, ना कि कोई धर्म कांड, कर्म कांड या कोई भी सिद्धांतों को अपनाना या किसी परंपराओं को फॉलो करना, ऐसा उनके अंदर कोई भी ज्यादा चीजें नहीं थी। तो और साथ ही जैसे हमने कहा, वो जिन्हें वे सत्य और प्रेम के नियम कहते थे, सत्य और अहिंसा, इन दो शब्दों को वे एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते थे। सत्य और अहिंसा, ये दोनों ही उनके एक तरह से बिल्कुल अपने दिल के करीब ऐसे जो शब्द थे, जिस सत्य और अहिंसा की, वो इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर बार बार प्रयोग करते थे। और देखिए हमने बताया कि उनका दावा है कि हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते हैं, और उनका ये दावा है कि वो हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते हैं। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता है। उन्होंने जितने भी अभी तक सिद्धांत बने हैं, जितने भी अभी व्यवहार है, उन सबको उन्होंने नामंजूर किया। क्यों किया? क्योंकि वो उनकी आदर्शवादी व्याख्या जो है उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। तो देखिए, वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी बात है। देखिए, नैतिक नियम जो होते हैं वो हर इंसान के अंदर होने चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। आपने देखा होगा कि स्कूलों में भी जब हम छोटे होते हैं ना, हमारा एक चैप्टर, हमारी एक बुक होती है जिसका नाम होता है नैतिक शिक्षा, नैतिक ज्ञान। क्या होता है नैतिक शिक्षा, क्या होता है नैतिक ज्ञान? देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उठकर आपको धरती माता को प्रणाम करना है। आप क्यों धरती माता को प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि आपके बोझ को वो सह रही है, आपके वेट को वो सह रही है। आप जो इतना गंद धरती पर फैला रहे हैं, इतनी सारी चीजें जो कर रहे हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, पानी वेस्ट कर रहे हैं, जो आपको धरती ने इतनी सारी चीजें उपहार स्वरूप दे रखी हैं, उसका आप धन्यवाद करेंगे। और इसलिए आपको सुबह उठने से पहले उठते वक्त सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना है। उसके बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं, क्योंकि आपके माता पिता ने ही आपको इस धरती पर एक तरह से इस सुंदर धरती को देखने के लिए यहाँ पर एक तरह से लाए हैं, और वो आपका पालन पोषण कर रहे हैं, वो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। उसके बाद है कि आप जो भी आपके आसपास लोग हैं, आप उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, अपने घर में अपने माता पिता की हेल्प करें, उनका कहा माने, और अपने बड़ों का आदर सत्कार करें, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करें, अपने छोटों से प्रेम करें। और जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाती है, जो भी आपके लायक काम है, छोटी मोटी जो भी जिम्मेदारियां आपको दी जाती हैं, आप उनको पूरा करें। और आप एक तरह से बिल्कुल नियमबद्ध होकर अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, उस हिसाब से भी आप रहें। और इस तरह से ये सारी क्या है, नैतिक नियम है। तो वो नैतिक नियमों की सत्ता को मानते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से अनुशासन में रहता है, नैतिकता में रहता है, नियमबद्ध होकर रहता है, वो उस सत्ता को मानते हैं, और वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा है। और वो एक तरह से वो कहते हैं कि हमें कभी भी दूसरों, जैसे मैंने कहा ना, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि ये आ रहा है तो ये मेरा काम करेगा। जैसे अब आप घर पर जाते हैं, आपके पास
आपका टिफिन होता है, क्लास 8 के बच्चे हैं, अब आप आराम से ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब आपके पास आपका टिफिन होता है तो आप जाकर उसको खुद वॉश कर सकते हैं। ठीक है, आपके छोटे मोटे कपड़े होते हैं, आप उनको खुद वॉश कर सकते हैं। आपके कपड़े प्रेस करने होते हैं, आप उन्हें खुद प्रेस मार सकते हैं। आप जहां पर रहते हैं अपने रूम को आप साफ सुथरा रख सकते हैं, अपने रूम की साफ सफाई कर सकते हैं, वहां पर झाड़ू लगा सकते हैं, वहां पर कपड़े से पोंछ सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है, ये आपके काम है। और आप घर पर जब आपकी माता जी खाना बना रही हैं उनकी मदद कर सकते हैं, या कोई रास्ते में आपसे मदद चाहता है आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो गांधी जी अपने आप को इसी तरह का समझते थे। और हमेशा सत्य पर सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें अहिंसावादी होना चाहिए। हमें एक तरह से हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को गलत शब्द अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तो इन सभी चीजों को गांधी जी जो है उसी रूप में मानते थे जिस रूप में उन्होंने खुद को समझा था, यानी कि वो अपने आप के लिए भी ये सारी चीजें करते थे। जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालते रहे, उसके बारे में उनका विचार था कि मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा। अब देखिए, जिस भारत को वो अपने आदर्शों और अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालते रहे, उनके बारे में उस भारत के बारे में उनका एक विचार था। क्या था? कि मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे, एक ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे संभाव से रहेंगी। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिलेंगे। तो देखिए कितने उच्च विचार थे उनके। और ये सारी चीजें ना, कि आप जब किसी को कुछ कहते हो, ठीक है, आप किसी को कुछ कह रहे हो तो सबसे पहले आपको, हम देखिए हम नियम बहुत बनाते हैं, हम बातें बहुत करते हैं, हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा समझाते हैं, हम दूसरों को बहुत ज्यादा समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन खुद हम उस चीज को नहीं करते। यहाँ पर आपने गांधी जी की एक बात हमेशा याद रखनी है कि गांधी जी का एक लाइन थी कि किसी भी चीज को जब आप दूसरों से कह रहे हो, तो उससे पहले उसे स्वयं करो। यानी कि उस बात को आप दूसरों पर तब तक नहीं थोप सकते जब तक आप उसको खुद नहीं करते हो। ठीक है ना? जब तक आप उसको खुद नहीं करते हो तब तक आप उस चीज को दूसरों पर थोप नहीं सकते, दूसरों पर आप उसको एक तरह से उसको प्रेशर नहीं कर सकते कि तुम्हें ये करना है, क्योंकि तुमसे खुद नहीं हो रहा है तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस काम को करे। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस पर एक कहानी भी है कि एक बार जो है गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी जी, उन्हें बहुत ज्यादा बुखार आ गया था, बहुत ज्यादा फीवर में थी वो, बहुत ज्यादा उन्हें बुखार था, बहुत काफी बीमार थी वो। तो कुछ दिन बीमारी में इसी तरह रहने के बाद जब उन्हें गांधी जी डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्हें कुछ दिनों के लिए नमक छोड़ना होगा। ठीक है, क्योंकि नमक भी हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ज्यादा बहुत अच्छा नहीं होता है, हम उसको टेस्ट के लिए डालते हैं, स्वाद के लिए। अब अगर आप बहुत सुंदर सब्जी बनाइए, अपनी फेवरेट सब्जी बनाइए, आप पिज्जा बनाइए, आप पनीर बनाइए, आप जो कुछ खाना चाहते हैं फेवरेट सब्जी बनाइए, लेकिन आप उसमें पनीर नमक नहीं डालेंगे ना, तो वो आपको कभी भी टेस्टी नहीं लगेगी। ठीक है ना? तो नमक क्या है? नमक हमारे टेस्ट के लिए है। ठीक है, तो जिसको हम केवल स्वाद के लिए खा रहे हो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। एक मिनिमम क्वांटिटी होती है कि आपको उतना लेना है ताकि आपको आपके शरीर को जितनी जरूरत है। ठीक है, तो वहां पर डॉक्टर ने कहा कि आपको इनको कुछ दिनों के लिए नमक नहीं देना है। देखिए ये मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ कि क्या उनके विचार थे, किस तरह के गांधी जी के विचार थे, कैसे गांधी जी किस तरह का सपना देखते थे अपने भारत देश के लिए, और किस तरह से वो एक तरह से सोचते थे कि मेरे भारत के लोग भी इस तरह का रिस्पॉन्स मुझे देंगे, मेरे भारत के लोग भी इस तरह की चीजें मेरे लिए करेंगे। तो उनकी पत्नी को जब ये बात कही गई, अब वो घर गई और एक दो दिन उन्होंने बिना नमक के खाया, लेकिन फिर उनसे खाया नहीं गया। तो उनकी पत्नी ने कहा, जब वो बार बार बोल रहे थे कि नहीं तुम्हें नमक के बिना ही खाना है, तुम्हें इस तरह से नहीं खाना है वरना तुम ज्यादा बीमार पड़ जाओगी, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप खाकर देखिए, आपको अगर अच्छा लगता हो तो। ठीक है ना?
तो गांधी जी को तब जाकर समझ ये बात आई कि हाँ, जब तक मैं किसी चीज को खुद नहीं कर सकता तो मुझे उसको दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने काफी वर्षों तक जो है नमक छोड़ दिया था, यानी कि वो नमक नहीं खाते थे। तो इस तरह की चीजें, ये छोटी मोटी कहानियां ये जो हमने सुनी है, ये अब इनकी सच्चाई पर हम इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि ये सही बात भी है कि अगर हम कोई काम खुद नहीं कर सकते तो हम किसी पर उस काम को थोप भी नहीं सकते हैं, कि उसके लिए प्रेशर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इतने सारे सपने थे गांधी जी के, इतनी सारी चीजें थी कि वो जो सोचते थे कि मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सोचेगा कि ये उसका देश है। क्योंकि उस टाइम पे जो किसानों की हालत की गई थी, किसानों की जो स्थिति थी, उस टाइम पे जो निम्न वर्ग के लोगों की या मजदूरों की स्थिति थी, वो बहुत ज्यादा दयनीय थी, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। आप सोच सकते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा और आपने बहुत सारी कविताएं भी पढ़ी हैं इस तरह की, तो और जिसके निर्माण में उसकी आवाज प्रभावी हो, एक ऐसा भारत जिसमें कोई भी उच्च वर्ग या निम्न वर्ग ना हो। सबसे बड़ी बात थी, देखिए, वो चाहते थे एक ऐसा भारत जिसमें उच्च वर्ग या निम्न वर्ग ना हो, सब जातियां जो है समान भाव से, समभाव से रहेंगी, और छुआछूत और नशीली मदिरा, अब देखिए, छुआछूत और नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा भारत चाहते थे, स्त्रियों और पुरुषों को के समान अधिकार होंगे, ये वो सोचते थे। और वो कहते हैं यही है मेरे सपनों का भारत। ये क्या है? ये गांधी जी के सपनों का भारत है। और देखिए, अगर इस तरह की चीजें हो जाए तो कितना सुंदर हमारा भारत होगा, कितना प्यारा हमारा भारत होगा। सारा देश एक परिवार के रूप में होगा, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होगा, कोई निम्न वर्ग कोई उच्च वर्ग नहीं होगा, जाति पाति का कोई भेद नहीं होगा। और सब जो है स्त्री पुरुष, वैसे तो काफी हद तक अब ये चीजें चल गई हैं कि स्त्री पुरुष को समान अधिकार है हर चीज के, लेकिन आज भी जो है स्त्री को कहीं ना कहीं ऐसा माना ही जाता है कि वो घर के काम भी करेगी, वो ये सारी चीजें करेगी, और अगर उसको बाहर जाना है तब वो उसके बाद बाहर जाएगी। यानी कि प्रॉपर तरीके से अभी लोगों की मानसिकता, हम काफी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लोगों की मानसिकता में ये परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है ना? तो जहां उन्हें अपनी हिंदू विरासत पर गर्व था, देखिए, जहां उन्हें अपनी हिंदू विरासत पर गर्व था, वहां उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बना एक तरह से बाना पहनाने का प्रयत्न भी किया। देखिए, उनको अपने अपने हिंदू धर्म पर बहुत गर्व था, अपने हिंदू होने पर गर्व था, अपनी हिंदू विरासत पर गर्व था, लेकिन वो हिंदू धर्म को सार्वभौमिक बाना पहनाना चाहते थे, यानी कि सार्वभौमिक बनाना चाहते थे। वो उसमें बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा हो, कोई भी इंसान जाति पाति का भेदभाव करे, इस तरह से और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा, क्या लिखा? आप देखिए, ये कुछ बहुत ही सुंदर लाइनें जो यहाँ पर कोट की गई हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पंक्तियां हैं, जिससे आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप इनको कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि भारतीय संस्कृति ना हिंदू है न इस्लाम है। भारतीय संस्कृति ना तो हिंदू है, ना इस्लाम है, और ना पूरी तरह से कुछ और है। अब देखिए, ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हमने यहाँ पर शुरुआत में ही बताया था कि ये जो हमारा भारत बना है ना, ये भारत पूरी तरह से कोई ऐसा नहीं कि हिंदुओं का ही है, या उस टाइम पे कि मुसलमानों का ही है, या ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं था। क्योंकि ये सबने जो पुराने जितने भी लोग थे, सबकी विरासत है, इन सबका एक मेल ही है। तो उन्होंने कहा था, भारतीय संस्कृति ना हिंदू है, ना इस्लाम है, ना पूरी तरह से कुछ और है, यह सबका मिला जुला रूप है। और उन्होंने आगे फिर लिखा, मैं चाहता हूं कि मेरे घर के आसपास सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्रता संभव हो सकती है उतनी स्वतंत्रता से फैले। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे आसपास जितने भी देश हैं, इन सब देशों की संस्कृति स्वतंत्रता से फैले, और जितना संभव हो सके उतनी स्वतंत्रता से फैले, लेकिन उसमें कोई मेरे पैर उखाड़ दे, मुझे यह मंजूर नहीं।
कि आपको अगर आपको अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है तो वो ठीक है, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पैर कोई उखाड़ नहीं सकता। यानी कि वो कहते हैं कि मेरे पैर कोई उखाड़ दे, मेरे हिंदुत्व को कोई हिला दे, ये मैं मंजूर नहीं करता, ये मुझे मंजूर नहीं है। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। जबकि देखिए, हमने कहा था कि काफी टाइम तक वो इंग्लैंड में रहे थे और बैरिस्ट्री उन्होंने वहां से पढ़ी थी, तो आधुनिक विचारधारा थी। उन्होंने अंग्रेजों का रहना खाना और रहन सहन सब चीजें वहां पर देखी थी कि किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से वो खाते हैं, किस तरह से उनके रीति रिवाज हैं, किस तरह की उनकी संस्कृति है। वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुए थे उससे, काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, अपनी मूल जड़ों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जहां के वो थे, जहां के वो हैं, जहां से वो काम करते हैं, जहां पर वो वहां से कभी एक तरह से डिगे हटे नहीं, और उन्हें उन जड़ों को मजबूती से पकड़े रखा। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन सामने, और सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौण स्थान था। एक अधभूखे राष्ट्र को न कोई धर्म हो सकता है, न कला, न संगठन। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है, वही मेरे लिए सुंदर है। तो देखिए कितनी सुंदर बात उन्होंने यहाँ पर कही थी कि एक अधभूखे राष्ट्र को, यानी कि जिसका सिर्फ आधा प्रतिशत लोग खाना खाते हो, जिसके सिर्फ आधे प्रतिशत लोग खाना खाते हो, अधभूखा राष्ट्र, जो आधा राष्ट्र जो भूखा ही रहता है, जो हमेशा दुखी है, जो हमेशा परेशान है, तो ऐसे अधभूखे राष्ट्र का ना तो कोई धर्म हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब आपको अपने देश के लोगों की चिंता नहीं है, जब आपको अपने देश के लोगों के बारे में नहीं पता, तो फिर आप क्या उन्नति करेंगे? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक अधभूखे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, ना कोई कला होती है, ना संगठन होता है। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है, यानी कि जो कुछ भी आप कर सकते हो, वही मेरे लिए सुंदर है, वही मेरे लिए अच्छा है। आज हम सबसे पहले जिंदगी की जरूरी चीजें और उसके बाद जिंदगी की शोभा की वस्तुएं, अलंकार आप ही जाएंगे, आप आ ही जाएंगे। वो कहते हैं आज हम सबसे पहले जिंदगी को जरूरी चीजें दें। यानी आज वो उस टाइम की बात करते हैं कि आज सबसे मेन चीज है कि हम जो जिंदगी है उसको जरूरी चीजें दें। किसी भी इंसान के लिए जो सबसे मेन चीज होती है वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है ना? अगर उसको अपना जीवन व्यापन करना है तो 2 टाइम का खाना और उसके सर के ऊपर छत और तन ढकने के लिए कपड़े उसको चाहिए। ये सारी चीजें जो है आवश्यक, यानी कि जरूरी नीड्स हैं, जरूरी वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं। तो वो कहते हैं कि आज हमें सबसे पहले जो है जिंदगी को की जरूरी चीजें हमें लोगों को के लिए करनी चाहिए, उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं। अब देखिए, अगर आपके पास आपने एक बहुत ही अच्छा कपड़ा नहीं पहना हुआ है और आपको एक महंगी टोपी आपके लिए चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले आपको तन भरकर कपड़ा, अगर आप 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रहे हैं, अगर आपके पास सर में छत नहीं है, तो फिर ये जो साजो सामान है ये किसी काम का नहीं। ठीक है, तो वो कहते हैं शोभा की वस्तुएं और अलंकार तो फिर अपने आप आ जाएंगे। यानी कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो संसाधन है, जो गहने हैं, जो कपड़ा है, जो पैसा है, वो तो फिर अपने आप आ जाएगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ जरूरी चीजें, 3 चीजें जो इंसान के लिए जरूरी होती हैं, जीवन के लिए जरूरी होती हैं, वो आपने देनी है सबसे पहले। और वो कहते हैं कि उन्होंने कहा, देखिए अभी उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि मेरी आकांक्षा है कि हर आंख से हर आंसू पोंछ लेना। वो चाहते थे कि मेरी आकांक्षा है, मेरी इच्छा है कि मैं हर एक आंख से उसका आंसू पोंछ लूं, मैं हर एक आंख से उसका आंसू पोंछ लेना चाहता हूं। और देखिए, ये आश्चर्य की बात नहीं, इस अद्भुत रूप से ओजस्वी, तेजस्वी, वो कहते हैं कि ये आश्चर्य की बात नहीं कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना गरीब आदमी है, यानी कि जिसका जो पैमाना है वो जहां से बोलना शुरू करते हैं वो है गरीब आदमी,
वो कहते हैं भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया और उन्हें चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे उनको अतीत के साथ भविष्य से जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़ते थे। जो हमारे देश के लोग थे वो बिल्कुल उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने अपने भारत की, उनका जो पैमाना था वो हमेशा गरीब जनता थी, वो गरीब जनता के लिए काम करते थे, उनके लिए बोलते थे और भारत की सामान्य जनता को उन्होंने सम्मोहित कर लिया था और वो जनता, पूरी जनता चुंबक की तरह उनकी तरफ आकर्षित होती थी। और देखिए जनता क्या कहती थी कि जनता उनको कहती थी कि ये अतीत को भविष्य के साथ जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी कड़ी है, यानी कि जिसको अतीत पता है भारत का, जिसको भारत के संपूर्ण इतिहास के बारे में पता है कि किस तरह से जो हमारा पिछला इतिहास रहा है और कैसे हम इसको बदल सकते हैं, कैसे हम इसमें परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे हम इसको एक तरह से प्रगति की राह पर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे कहते हैं, उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों में भी और उन तमाम तटस्थ लोगों के बारे में, इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे, जो इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि सोचना क्या है और करना क्या है, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की। तो देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए ही नहीं, यानी कि जो उनके अनुयायी थे, जो उनके फॉलोवर्स बन गए थे, फिर केवल अपने फॉलोवर्स के लिए ही नहीं बल्कि जो अपने विरोधी, उनके जो विरोधी हैं, यानी कि जो उनका विरोध करते हैं, और साथ ही उन तमाम तटस्थ लोगों के बारे में जो भारत के एक तरह से साथ में रहते हैं और इसके बारे में निश्चित नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना, सोचना क्या है भारत के बारे में और करना क्या है। तो उनके लिए भी एक मनोवैज्ञानिक क्रांति उन्होंने पैदा की थी। और अब तब तक कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, उस टाइम तक कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, लेकिन यह खास किस्म का अधिकार था। और यह अधिकार कैसा था? बिल्कुल खास किस्म का, क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय, विद्रोही, अनेक पक्षीय संगठन था जिसमें तरह तरह की राय होती थी, उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते और कभी कभी वे अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। देखिए जैसे मैंने बताया कि अहिंसावादी थे, सत्य वक्ता थे, तो कभी कभी वो दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाया करते थे और कभी कभी वो दूसरों के लिए अपने विरुद्ध फैसले लेने को भी स्वीकार कर लेते थे कि दूसरों की भलाई जहां पर हो रही है तो वहां पर अगर हम अपने विरुद्ध थोड़ा सा फैसले ले लेंगे तो उसे भी वो स्वीकार कर लेते थे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर बताया कि इस तरह से सन 1920 में, अब तक देखिए हमने 19वीं शताब्दी के बारे में पढ़ा, अब हम 20वीं शताब्दी यानी कि 20वीं शताब्दी का प्रारंभ था, तो उसमें 1920 में नेशनल कांग्रेस ने और काफी हद तक देश के नए रास्ते को अपनाया। अब देखिए काफी लोगों पर इसका असर हो चुका था 1920 तक, तो काफी हद तक देश के लोगों ने इस नए रास्ते को अपनाया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार, अभी तक देखिए क्योंकि अभी 1920 की ही बात है और हमारा देश आजाद कब हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त सन 1947। ठीक है, तो आपने देखा कि इतने टाइम बाद, इतने टाइम पहले, लगभग यहाँ पर काफी टाइम अभी है हमारे देश को आजाद होने में, तो तब तक जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है संघर्ष चल ही रहा था और एक के बाद दूसरा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और उसके कारण बहुत कष्ट उन्हें उठाने पड़े, लेकिन इन मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया गया था इसीलिए उनसे शक्ति ही मिली। तो देखिए जब एक के बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने शुरू किया तो उस टाइम पे उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े, बहुत परेशानी उठानी पड़ी। तो अब देखिए क्योंकि जानबूझकर ये दूसरा आंदोलन शुरू किया था तो इस कारण उन्हें बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, लेकिन वो इन मुसीबतों को खुद ही उन्होंने आमंत्रित किया था, इसलिए उन्हें इस चीज से शक्ति मिली। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था तब भी भारत में
ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था। तो देखिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं था उस टाइम पर भी जो ब्रिटिश सरकारी तंत्र था, जो ब्रिटिश सरकारी तंत्र था एक, वहां पर असहयोग जो है जारी था और गर्चे उसका आक्रमण चरित्र समाप्त हो गया था। अब देखिए अभी तक जो है असहयोग आंदोलन जब नहीं चल रहा था तब भी विरोध जारी था, यानी कि विरोध चल रहा था, सरकारी तंत्र से असहयोग था। सरकारी तंत्र जो है कभी भी उनकी बात नहीं मानते थे, ब्रिटिशर्स की अपने तरह से काम करते थे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। लेकिन उनका जो आक्रमणकारी चरित्र था, आक्रामक चरित्र था, जैसे वो जेल डाल देते थे या बहुत सारे अलग अलग तरह के वो काम करते थे, तो वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पर जो हमारा अगला हेडिंग है, अगली हेडिंग है, उसमें है अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना। इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए आज हमने जो कुछ पढ़ा है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, इसमें आप एक बार देख लीजिए कि क्या कुछ है। अब आप इसको आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो इसमें अल्पसंख्यकों की समस्या के बारे में बताया जाएगा, जो अल्पसंख्यक है उनकी समस्याओं को बताया जाएगा। मुस्लिम लीग के बारे में बताया जाएगा कि कैसे मुस्लिम लीग जो है बनी, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बताया जाएगा। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ है इन सब चीजों में, जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता है। अब देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, जिसको सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बिठाना था ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि जो अल्पसंख्यकों के अधिकार के साथ इस तरह से तालमेल बिठाना था, समस्या एक तरह से उसे कहा जाता है कि वह अल्पसंख्यकों की अधिकारों के साथ इस तरह से तालमेल बिठाता है ताकि वो बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। और भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं थे। जो भारत के अल्पसंख्यक थे वो यूरोप की तरह राष्ट्रीय एवं जातीय अल्पसंख्यक नहीं थे, बल्कि वो कैसे थे, वो धार्मिक अल्पसंख्यक थे। जातीय दृष्टि से भारत एक विचित्र मिश्रण है। आपने देखा होगा कि जो हमारा भारत है यहाँ पर विभिन्न तरह की जातियां रहती हैं, विभिन्न तरह के धर्म यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर जातीय एक तरह से या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं है, ये बल्कि ये धार्मिक अल्पसंख्यक है। ठीक है, जो धर्म के रूप से यहाँ पर कम है। तो जातीय दृष्टि से भारत में एक विचित्र मिश्रण है, पर जातीय सवाल भारत में कभी ना उठे हैं और ना उठ सकते हैं। धर्म इन जातियों की विभिन्नताओं से ऊपर है। जातियां या तो एक दूसरे से मिल जाती हैं या फिर उनमें अंतर करना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया कि जो जातियां हैं वो या तो एक दूसरे से मिल जाती हैं और या फिर उनमें अंतर करना कठिन होता है। अब देखिए जाहिर है कि धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती हैं। जो धार्मिक दीवारें हैं वो कभी भी स्थायी नहीं होती हैं, हमेशा के लिए नहीं होती हैं। जो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है उसकी जातीय पृष्ठभूमि या उसकी जातीय भाषिक राष्ट्रीयता नष्ट नहीं हो जाती। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया, हमें अल्पसंख्यकों के बारे में बताया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनको आप एक बार घर पर पढ़िए, वहां पर कोई डाउट होता है तो जरूर क्लियर कीजिए। बाकी इस टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में हम एक बार रिवाइज भी करेंगे और साथ में आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।